मैं खुद एक बहुत बड़े चैनल में थी। तो मरने देने का तो बहुत बड़ा प्रयास है, इसके बैकग्राउंड बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये एक नेचुरल रिएक्शन होती है, एक नेचुरल रिएक्शन है कि आपकी माँ को कोई गाली दे। कानून का कितनी बड़ी अनदेखी है कि वो एनजीओ दिल्ली पुलिस के पैनल में नहीं है और वो सरकारी तौर पे उस विक्टिम का काउंसलिंग करती है। नमस्कार, मैं हूं रूपेश और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्हें आप संत आसाराम जी बापू के खिलाफ काली करतूतें कर रहे लोगों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते हुए अक्सर आपने चैनलों में देखा होगा। संत आसाराम जी बापू के प्रवक्ता नीलम दुबे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। अक्सर आपको एक शिकायत रहती है कि आपकी जब डिबेट चलती है तो उसमें आपको अक्सर बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट कुछ समय दिया जाता है जिसमें आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाती हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है इसी में जवाब छुपाया है। जब मैं आपके खिलाफ साजिश करूंगी और मैं जज के सामने जाऊंगी या जिसको भी हम जज बनाएंगे तो वहाँ मैं कोशिश ये करूंगी कि आप बोल ही ना पाएँ। मैं कोशिश ये करूंगी कि जो साजिश को मैं साफ सुथरा करके और सच बना के पेश करना चाहती हूँ, मैं उसी सेंटेंस को उस कई तरीकों से बोलूँगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो क्योंकि मुझे नहीं बोलने दिया जाता तो उसे आम पब्लिक को समझ में आ जाता है कि ये साजिश बहुत गहरी है और ये एक तरफ से नहीं है, चारों तरफ से है। यहाँ पर हम होड़ की बात करते हैं। जब चैनलों में जब होड़ मचती है, संत आसाराम जी बापू का कोई ऐसा प्रकरण आता है तो आपसे समय मांगा जाता है, चैनल वाले आपके सामने हाथ जोड़कर आते हैं। फिर जब आपको बैठाया जाता है, जब आप कुछ अच्छी खास बात कुछ बताना चाहती हैं, मुझे कहा, जब मैं पूछती हूँ रुपेश, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि किस विषय में हम बात करेंगे तो वो विषय कुछ और बताते हैं और जब उनके कैमरा ऑन होते हैं तो विषय कुछ और निकलता है। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि उनके भी मन में साजिश है कि वो कभी ये साफ साफ नहीं बताते कि हम किस विषय पे बात करेंगे। वो ये नहीं बताते कि गवाह है, वो ये नहीं बताते कि यहाँ धारा लगी है, वो ये नहीं बताते कि धारा हटी है, कुछ भी नहीं इस तरह का बताती। वो बताते आपको तो पता ही है। लेकिन आपने प्रयास किया, लेकिन आपकी बात को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता था। जिस तरीके से दर्शक लोग देखते हैं अक्सर, जब आप अपनी आवाज़ को बोलना चाहती हैं, आपको कहीं ऐसा फील नहीं होता? वो ऑडियो डाउन कर देते थे। आप कहीं उत्तेजित हो जाती हैं? आपको ऐसा जिस तरीके से आप अभी शांति से बोल रही हैं? साधारण सी बात है, हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम अपने बेसिक नहीं भूल सकते। हमारा खून लाल ही है, हम अपने माता पिता के बच्चे हैं और जब हम इस धरती पर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, हम उस माँ के उन सब पीड़ा को नहीं भूल सकते। उस माँ ने हमको किस तरह से पाला है हम नहीं भूल सकते। उस माँ को अगर कोई आज गाली दे, भले ही हम सभ्य हैं, भले ही हम पढ़े लिखे हैं, भले ही हम एक समाज में एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उस माँ को कोई गरियाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, हमने टाई पहनी है, हम एक बहुत बड़े पद पे सीईओ हैं, फिर तो सामने वाले का कॉलर पकड़ते हैं, हम दीवार पे दाब देते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन होती है, एक नेचुरल रिएक्शन है कि आपकी माँ को कोई गाली दे तो आपसे नहीं रहा जाएगा, आपका खून खौलेगा, क्योंकि खून उस दूध से बना है जो उसने उस समय पिलाया है, उसके दूध से आप में खून बना है। हम उस कर्ज को कैसे भूल जाए? हमारी माँ को कोई गाली देगा हम सुन लेंगे। गुरु का स्थान उस माँ से ऊपर होता है। हमारे गुरु को कोई गाली दे हम सुन लेंगे। उस फोकस की हम बात करते हैं जिस फोकस में आपका एक पद होता है, 4 लोग आपके सामने खड़े होते हैं, होड़ मचती है। क्या आपको उस समय क्या फील होता है इस कारण से आप उत्तेजित हो जाते हैं? क्या आपको अपनी आवाज़? मुझे तकलीफ होती है, मुझे पता होता है कि पता उनको भी है कि वो उस झूठ को सच बना रहे हैं, पता मुझे भी है कि एक झूठ को सच बनाया जा रहा है। जब वो भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो ठीक है, उनको मजबूरी है, वो खरीदे गए हैं या खरीद फरोख्त उनकी हुई है, जो भी उनकी मजबूरी रही होगी, तो उस मजबूरी का ख्याल रख के कम से कम सच को ना मरने दें वो। तो मुझे लगता है कि ये कम से कम उस विधाता ने ही इन्हें बनाया है, कम से कम वो विधाता ही सोचे कि कर क्या रहे हैं। सच को मरने देने का तो बहुत बड़ा प्रयास है, इसके बैकग्राउंड बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पर एक अहम सवाल, आज भी भारत के सीनियर पत्रकारों में आपका एक अहम स्थान आता है। कई पत्रकार जो आज पदों में हैं वो आपसे प्रशिक्षण लेकर नीचे लेवल से आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप भारत के पत्रकारों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकारिता बची कहाँ है? कौन पत्रकार है आज की डेट में? एक नाम गिना दो।
सब मजबूर हैं। मैं खुद एक बहुत बड़े चैनल में थी, तो हालात ऐसे थे कि चैनल बंद होने की कगार पे था, और हम लोग बहुत ही, हम जिसमें गलत देखते थे वो गलत बोलते थे, वो गलत दिखाते थे। तो हमें ऐड कौन देगा? जो ऐड देने वाले हैं उन्हीं का पर्दाफाश हम करेंगे तो वो हमें ऐड देंगे, और जब हमें ऐड नहीं देंगे तो चैनल तो बंद होगा ही। जब चैनल बंद होने को आया तो हमारे मालिक ने कह दिया कि अब नीलम जी अपने ग्रुप को आप मना कर दीजिए, बोल दीजिए नौकरी ढूंढ ले। हमने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 200-250 लोगों के रोज़गार की बात है। फिर वहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने कुछ ग्रुप्स के साथ दोस्ती की और हमने उनको कहा कि आप जिन्हें खबर बोलते हैं हम उन्हीं को चलाएंगे। फिर हमने वही किया, और आज मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उस मैदान से हूँ। हमाम में सब नंगे हैं, सबको पता है हमारी पूंछ कहाँ दबी है, सबको पता है जो रोटी दे रहा है उसको गाली नहीं दे सकते। लेकिन इस समय इन हालातों में पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर उसमें भी तो कुछ लोग अच्छे हैं जो चाहते हैं श्वास लेना सच्चाई की। उन्हें भी पता है कि सच क्या है, उन्हें भी पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्हें भी पता है कि वो मजबूर कहाँ हैं। तो हम संदेश भी क्या दें? संदेश तो पहले से ही जानते हैं, सब कुछ उन्हें पता है। उन्हें पता है आज हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश है। एक अहम चैप्टर देखते हैं, संत आसाराम जी बापू आश्रम से आप प्रवक्ता हैं। 3 चरण संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो FIR लॉन्च की गई, 0 FIR दिल्ली में लॉन्च हुई NGO के माध्यम से, कल्पना NGO के माध्यम से, उसको आगे बढ़ाया गया। दूसरा कि सबसे बड़ी बात उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात, जो NGO FIR करवाती है, जो NGO इस बात को आगे बढ़ाती है, जो NGO लड़ती है, जो NGO उस लड़की का विक्टिम, जिसको आप लोग बोल रहे हैं विक्टिम, मेरे हिसाब से तो विक्टिम है ही नहीं, उस लड़की को जो NGO ब्रेन वॉश कहती है या समझाती है या काउंसलिंग करती है, दिल्ली पुलिस के पैनल में वो NGO है ही नहीं। कानून का कितनी बड़ी अनदेखी है कि वो NGO दिल्ली पुलिस के पैनल में नहीं है और वो सरकारी तौर पे उस विक्टिम का काउंसलिंग करती है, और सारा मीडिया चुप है। हर आदमी जानता है कि यह गलत है, कानून का सरेआम कत्ल है ये। आपको ऐसा ही लगता कोई बोलने वाला नहीं है। बात को छिपाया जा रहा है कि 0 FIR को ढकेल कर बल दिया गया, फिर जोधपुर लाया गया, जोधपुर में 3-4 धाराएं बनाई गई और फिर संत आसाराम जी बापू को 3 साल से अंदर रखा है। अच्छा, क्या इस देश में बेल लेने का भी अधिकार नहीं? सबसे बड़ी बात देखो, जब मैं उस समय एक बड़े चैनल में पत्रकार थी तो हमारे तो बहुत से लोगों से संपर्क थे। तो एक ऐसी एजेंसी है जो कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए PR वर्क करती है, उनकी ऐड बनाना, उनकी खबरें चलवाना। मैंने उस एजेंसी से बात की, मैंने कहा इसमें तुम क्या कर सकते हो, प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। तो बोला कि नीलम जी 13 करोड़ रुपए लेंगे और आपकी सारी खबरें जितनी भी नेगेटिव चल रही हैं वॉश हो जाएंगी, उसने बोला। और मुझे डीलिंग्स ठीक लगी, मुझे कहा 13 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है, और यह आदमी चार्ज ले रहा है, अपनी कीमत ले रहा है, अपना स्टाफ लगाएगा, अपना सेटअप लगाएगा, अपनी खबरें बनाएगा, चैनलों में खरीद फरोख्त करेगा, चैनलों में चलाएगा, और वो एक प्रोफेशनल तरीके से चलाएगा। नेताओं की भी चलती हैं, ऐड वैड चलती हैं, बिजनेस वाले लोग भी जो कुछ लॉन्च करते हैं तो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उनकी खबरें चलती हैं, तरीका होता है, एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो मैंने कहा अगर उस तरीके से जा रहा है तो गलत भी क्या है, सच को कम से कम सामने लाएगा। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने कोशिश की कि बापू से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। मैंने बात भी की तो बापू ने पूरा समझा मुझसे कि क्या होता है, क्या सिस्टम है, कैसे होता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और सच सामने आएगा। तो बापू बोले कि उससे उसको क्या फ़ायदा और हमें क्या फ़ायदा है। मैंने कहा हमें तो ये है कि हम सच नहीं बोल पा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कम से कम वो अपने तरीके से बोलेगा, लोगों को तक जाएगा। खबरें तो आज भी लोगों को जा ही रही है, जो नहीं जानी चाहिए वो जा रही हैं, तब जो जानी चाहिए वो जाएगी। तो मैंने कहा 13 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है, आप परमिशन दे दीजिए, आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, बहुत से साधक हैं, दे देंगे। तो बोले ऐसा कर, उसको बोल कि तू और नेगेटिव चला और उससे पैसे ले ले तू और गरीबों में बांट दे, तेरी सेवा हो जाएगी। मतलब बापू ऐसी हालात में भी नहीं घबराए। यहाँ पर अगर हम इन हालातों की बात करें तो कई प्रसंग ऐसे सामने आते हैं कि लोग बोला करते हैं आज भ्रष्टाचार
वाली राजनीति चल रही है इस देश में। संत आसाराम जी बापू के पास 450 आश्रम है। अगर गिनती के 5 आश्रमों को बेच दिया जाए तो जो उससे कीमत होती है, अगर वो कीमत इनके भ्रष्टाचारियों के मुँह में फेंकी जाए, एक हम कानून के दायरे से हटकर एक पर्सनल बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? जिस तरीके से सलमान खान की पॉलिसी के तहत भी कई ऐसे बयान आए थे सामने, बापू एक संत ऐसा क्यों करते हैं? बापू एक ब्रह्मज्ञानी संत है। एक आम आदमी और ब्रह्मज्ञानी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पूरे ब्रह्मांड की जानकारी जिसको होती है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जिनको होता है, वही ब्रह्मज्ञानी होता है। उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा प्लेनेट है अर्थ, पृथ्वी, और उस पृथ्वी के हम छोटे छोटे एनिमल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो हम जो कर रहे हैं ब्रह्मज्ञानी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो ज्ञान है और हमारा जो ज्ञान है कोई लेवल ही नहीं है। वो हमारे लेवल पे आके हमारी तरह नहीं चलेगा, और ब्रह्मज्ञानी को हम जैसा कोई एनिमल बता भी नहीं सकता कि आप इस लेवल पे ऐसे चलिए, क्योंकि उनका एक मर्यादा होती है। मर्यादा है। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसा सवाल खड़ा करते हैं, संत आसाराम जी बापू ने 450 आश्रम बनाए, उनकी बड़ी आसक्ति थी। पहली बात तो बापू उसको अपना मानते ही नहीं है। बापू बोलते हैं कि ये सब साधकों का है, उनके जाप ध्यान भजन के लिए है, और जो चीज़ साधकों की है उस पर मैं अपना प्रॉपर्टी राइट नहीं बता सकता कि भाई मैं बेचूंगा या खरीदूंगा, जब जो चीज़ मैंने खरीदी ही नहीं। आश्रम बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, क्या लगता है आपको? उन्होंने गिनती से नहीं बनाए, उन्होंने मांगे भी नहीं आश्रम। जब कोई अच्छे काम पे चलता है ना, तो प्रकृति अपने आप व्यवस्था बनाती है। अगर रुपेश आप यहाँ बैठ जाओ ध्यान भजन करने, तो खुद ब्रह्मा आकर के आपको कालीन देंगे, कारपेट देंगे, बारिश होगी तो आपको छतरी देंगे। खुद होता, खुद प्रकृति, आप प्रकृति की गोद में हो और आप विधाता के साथ हो, तो फिर विधाता आपसे दूर नहीं है, वो खुद व्यवस्था बनाते हैं। मैं आपका सवाल समझ रही हूँ, आप पब्लिक के हिसाब से पूछ रहे हो कि प्रॉपर्टी क्यों बनाई, आश्रम क्यों बनाया। बापू ने बनाया ही नहीं। अगर बनाया होता तो बापू को आसक्ति होती इन आश्रमों से, बापू को आसक्ति होती इस प्रॉपर्टी से। इन आश्रमों में क्या हो रहा है, दीवार पेंट हो रही है नहीं हो रही है, पत्थर टूटा है तो उसको लगा है नहीं है, बापू को खबर होती। बापू पूछते कभी नहीं पूछते हैं। बापू सिर्फ ये पूछते हैं मेरे गुरुकुल के बच्चों का पढ़ाई लिखाई ठीक हो रहा है, मेरे गुरुकुल के बच्चे ध्यान भजन ठीक कर रहे हैं। बापू क्योंकि उनमें भविष्य ढूंढ रहे हैं। बापू ये जानते हैं कि हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए ये बच्चे हैं, ये जब आगे जाएंगे तो समाज का एक आईना बने। बुद्धिजीवी वर्ग जिसे आज बोला जाता है, वो बोलता है कि आश्रम इतने सारे बना लिए, लेकिन आप उस बुद्धिजीवी समाज के सामने क्या बोलना चाहेंगे? इन आश्रमों से समाज को क्या बेनिफिट है? आश्रमों से बेनिफिट उन सबको है जो संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं, जो अपनी जड़ों को जानना चाहते हैं, उन सबको है। और आप देखो ना, जो भी गेट पे आता है, हम उससे ये नहीं पूछते कि आप बापूजी के शिष्य हैं या नहीं। वो आता है अपने आप यहाँ पे प्रकृति की गोद में घूमता है, प्रणाम करता है, अपने आप ही 2-4 मिनट ध्यान भजन करता है। हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा है आपने तिलक लगाया कि क्यों नहीं, आपने बापूजी का नाम लिया है कि नहीं, आपने बापू का लॉकेट पहना है कि नहीं, हमने नहीं पूछा। वो गेट से आते हैं अपने आप, उनको वो स्वच्छंद होते हैं, वो जहाँ चाहे बैठे, जहाँ चाहे ध्यान करे, जहाँ चाहे माला करे, न चाहे तो चुपचाप बैठे प्रकृति के साथ आनंद लें, अपने आप से मिलें। हम उनको ये मौका देते हैं कि ये वो माहौल है जहाँ वो खुद को खोज सकते हैं। कुछ बैक पीछे आता हूँ। इस तरीके से आपने 0 FIR की बात की थी कि जो उसको ढकेल कर कई धाराओं में विभाजित करके संत आसाराम जी बापू के ऊपर की गई। यहाँ पर 3 चरण हैं। 0 FIR जो कमला मार्केट में NGO के माध्यम से सपोर्टेड की गई, फिर विमोक्षा विद्यापीठ के जो दस्तावेज है जिसके तहत लड़की बालिग सिद्ध हो रही है, और पॉस्को एक्ट जो बापूजी के ऊपर लगा हुआ है वो हटने की संभावना होती है, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा सवाल हमारा कि क्या इस देश में 3 साल से एक संत को बेल लेने का भी अधिकार नहीं? देखिए, पहली बात तो बेल वहाँ बनती है जब हमने अपराध किया हो। ये केस ही सारा 0 है, केस है ही नहीं, पूरा बोगस केस है। इसमें सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, लोगों के दिमाग भी खर्च हो रहे हैं, समय भी खर्च हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लोग तो बोलते हैं कि भाई संत आसाराम जी बापू का इतना बड़ा मैनेजमेंट है, संत आसाराम जी बापू ने करोड़ों लोगों को जोड़ा है, क्या वो मैनेजमेंट एक संत को नहीं बचा सकता? नहीं, देखिए, आपने अभी बोला कि कानूनी लड़ाई जो व्यवहारिक में है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लौकिक जगत में जो है वो कुछ अलग है।
और इस लोक में जो हो रहा है वो कुछ और है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और अदालत जिस तरीके से चलती है चल रही है हम सम्मान करते हुए चल रहे हैं। हम अपना पक्ष ठीक से रख रहे हैं, हमें सम्मान करना है, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने तय ही कर रखा है, क्योंकि ये एक साजिश है रुपेश, ये मानना पड़ेगा, साजिश ही है और कुछ नहीं है। अगर मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी नहीं सुननी तो तुम कुछ भी बोल लो, नहीं सुननी, तुम कुछ भी दस्तावेज रख लो, नहीं सुननी। तो ये भी एक पहलू हो सकता है। जैसे अभी आपने उठाया एक एग्जाम्पल कि एक बॉलीवुड स्टार को बेल मिल गया, जबकि वो तो 7-8 लोगों को गाड़ी से कुचलता हुआ चला गया था, घर चला गया था और अक्खा मीडिया जानता है और विद इन एन आवर 1 घंटे में उसको बेल मिल गया। अच्छा, यहाँ ये सिस्टम है। आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आखिर एक पैनल होता है, पैनल के तहत अगर कार्रवाई की जाती है हम तो क्या कह रहे हैं ना, देश का हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई उन्हीं लोगों ने पैदा की है, प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों ने पैदा की है, नेटवर्क भी उन्हीं लोगों का है, जाल भी उन्हीं लोगों का है। हमें पता है प्रकृति काट देगी। इन तमाम बातों में जो आज निष्कर्ष निकले कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर हमको अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और समाज एकजुट हो रहा है। आपने अपना कीमती समय दिया, नमस्कार। थैंक यू, हरिओम।